पाकिस्तान की सियासत एक ऐसा जंगल है जिसमें हर दिन नए ट्विस्ट्स और स्कैंडल सामने आते रहते हैं, मगर एक शख्स जो हमेशा हेडलाइंस में रहा है वो है इमरान खान। एक क्रिकेट का हीरो जो सियासत का बादशाह बना और फिर उसी सियासत ने उन्हें गिरा भी दिया। आज हर पाकिस्तानी के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इमरान खान वाकई करप्ट है या फिर उनके दुश्मन उन्हें सिर्फ फंसाना चाहते हैं? क्या उनका तब्दीली का वादा सच था या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट? ये शख्स जो कभी करप्शन के खिलाफ लड़ता था, आज खुद ही करप्शन के इल्जामात का सामना कर रहा है। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि वो एक ईमानदार लीडर है जिसे करप्ट सिस्टम ने निकाल फेंका, जबकि उनके क्रिटिक्स के लिए वो भी सिर्फ एक और मक्कार सियासतदान है जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ बोलता रहा। इस वीडियो में हम इमरान खान का सफर एक्सप्लोर करेंगे, कैसे एक क्रिकेट स्टार एक सियासी रेवोल्यूशन का लीडर बना, कैसे उन्होंने हुकूमत हासिल की, कौन उनके सपोर्टर्स और दुश्मन थे, कैसे उन पे करप्शन के इल्जामात लगाए गए और आखिर में उनका क्यों डाउनफॉल हुआ। क्या ये सब एक साजिश थी या असल कहानी कुछ और है? ये सब डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। इमरान खान का असल नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। वो 5 अक्टूबर 1950 को लाहौर के एक पश्तून घराने में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक वेल एजुकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था। उनके फादर इकरामुल्लाह खान नियाजी एक सिविल इंजीनियर थे, जबकि उनका खानदान जमींदारी से भी वाबस्ता था। उनकी परवरिश एक प्रिविलेज एनवायरनमेंट में हुई है, जहां उन्हें अच्छी तालीमी और सोशल अपॉर्चुनिटीज मिली, मगर ये सब होने के बावजूद उनके अंदर एक अलग सी इंडिविजुअलिटी थी, एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा अपनी मिसाल खुद बनाने का सोचती थी। उनका तालीमी सफर पाकिस्तान से शुरू हुआ, मगर बेहतरीन तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। पहले उन्होंने रॉयल ग्रामर स्कूल वर्सेस्टर से स्कूलिंग की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स, फिलोसफी और इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। तालीम के साथ साथ इमरान खान का शौक क्रिकेट की तरफ ही बढ़ता रहा। उनका ड्रीम था कि वो पाकिस्तान के लिए खेले और मुल्क का नाम रोशन करें। क्रिकेट का सफर 1971 में शुरू होता है, जब सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला, मगर उनकी असली पहचान 1970s और 1980s के बीच में बनी, जब उन्होंने अपनी एग्रेसिव बॉलिंग और एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स से दुनिया भर में नाम बनाया। उनकी पर्सनालिटी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं थी, बल्कि एक चार्मिंग सेलिब्रिटी की भी थी। उनकी फिटनेस, उनका स्टाइल और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्हें एक यूथ आइकन बना दिया। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि एक ट्रेंड सेटर भी बन गए। इमरान खान के क्रिकेट करियर का क्लाइमेक्स 1992 का वर्ल्ड कप था, जब उन्होंने पाकिस्तान को पहली दफा क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बनाया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक नेशन बिल्डिंग मोमेंट था। ये जीत सिर्फ उन्हें एक क्रिकेट का हीरो नहीं, बल्कि एक नेशनल हीरो बना गया। लोग सिर्फ उन्हें एक अच्छा प्लेयर नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह देखने लगे। क्रिकेट ग्राउंड पर उनकी लीडरशिप ने उनके अंदर एक सियासी लीडर बनने की पोटेंशियल भी दिखाई, लेकिन उस वक्त ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये शख्स एक दिन मुल्क का वजीर आजम बनेगा। क्रिकेट के अलावा इमरान खान ने एक और बड़ा काम किया, वो था शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन। ये कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने अपनी वालदा शौकत खानम के नाम पर बनाया, जिनकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। ये एक नोबल कॉज था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हर एक तबके से डोनेशंस इकट्ठे की। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक चैरिटी का नाम नहीं था, बल्कि इमरान खान की लीडरशिप और उनकी सोशल इन्फ्लुएंस का प्रूफ था। ये वो दौर था जब उन्हें सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन नहीं, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन भी समझा गया। अब सवाल ये है कि एक क्रिकेटर किस तरह सियासत में आए? क्या उनके पास वाकई लीडरशिप स्किल्स और विजन था, और क्या उनका तब्दीली का मिशन असल था या सिर्फ एक नारा? इमरान खान का सियासत में आना किसी आम पॉलिटिशियन की तरह नहीं था। अक्सर पॉलिटिशियंस या तो किसी पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा होते हैं या किसी बड़ी पार्टी से उठाकर सामने लाए जाते हैं, मगर इमरान खान का सफर मुख्तलिफ था। वो एक सेलिब्रिटी थे, एक नेशनल हीरो जो क्रिकेट के जरिए अपना नाम पाकिस्तान में रोशन कर चुके थे। उनका मकसद सिर्फ एक पावर हंग्री पॉलिटिशियन बनना नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान को एक नया निजाम देना चाहते थे। ऐसा निजाम जिसमें करप्शन ना हो, जिसमें गरीब और अमीर के लिए एक जैसा इंसाफ हो। ये सोच
उन्होंने सिर्फ अपनी बातों में नहीं बल्कि अपनी पार्टी पीटीआई के जरिए अमाली तौर पर सामने रखी। 1996 में जब इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगाज किया, तब सियासत का तजुर्बा रखने वाले लोगों ने इस बात को एक मजाक समझा। लोगों का कहना था कि एक क्रिकेटर का सियासत में क्या काम है। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स कहते थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिर्फ वो लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं जो बरसों से इस सिस्टम का हिस्सा हैं, जिनके पास बड़े बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज हैं और जो इलेक्शन जीतने का तरीका समझते हैं। इमरान खान का ये क्लेम कि वो एक नए तरीके से पॉलिटिक्स करेंगे बहुत लोगों को नाइव और चाइल्डिश लगा। उनका तब्दीली का नारा शुरू से उनके साथ था, मगर पहली दफा सुनने वाले लोगों को सिर्फ ये एक आइडियलिस्टिक सोच लगी जो पाकिस्तान जैसे करप्ट और पावर ड्रिवन निजाम में काम नहीं कर सकती थी। पीटीआई का शुरुआती सफर इंतहाई मुश्किल था। 1997 के जनरल इलेक्शंस में पीटीआई ने पहली दफा हिस्सा लिया, मगर बुरी तरह से पार्टी हार गई थी। इमरान खान खुद भी इलेक्शन जीत नहीं सके। ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, मगर इमरान खान ने हार नहीं मानी। उनका कहना था कि तब्दीली एक दिन में नहीं आती और जो मुल्क इतने सालों से करप्ट सिस्टम में चल रहा है उसे बदलने में वक्त लगेगा। लेकिन असल मोड़ 2011 में आया, जब लाहौर में पीटीआई का एक हिस्टोरिकल जलसा हुआ। ये वो मोमेंट था जब सियासत के पुराने खिलाड़ी भी हैरान हो गए थे। मीनारे पाकिस्तान पर लाखों लोग पीटीआई का झंडा लेकर आए और एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सामने आया। ये सिर्फ एक आम जलसा नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था जिसमें हर किसी को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा होने वाला है। इस जलसे ने पीटीआई को एक रीजनल पार्टी से निकालकर एक नेशनल पॉलिटिकल फोर्स बना दिया। 2013 के इलेक्शंस पीटीआई के लिए पहला बड़ा इम्तिहान था। इमरान खान ने अपनी कैंपेन्स को एक जोशीला और पैशनेट अंदाज दिया। यूथ उनके साथ खड़ी हो गई और खास तौर पर अर्बन मिडिल क्लास ने उन्हें सपोर्ट किया। सोशल मीडिया का पीटीआई कैंपेन में एक बहुत बड़ा रोल था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में ट्विटर और फेसबुक सियासत का हिस्सा बन रहे थे और पीटीआई ने इस चीज का पूरा फायदा उठाया। मगर जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए तो पीटीआई सिर्फ केपीके में गवर्नमेंट बना सकी, जबकि पीएमएलएन ने फेडरल लेवल पर हुकूमत बना ली। इमरान खान ने इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम करने के बजाय धांधली का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि पीएमएलएन ने इलेक्शंस रिग किए हैं और पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया है। इसी नैरेटिव के साथ पीटीआई ने 2014 में इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना दिया। ये धरना पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन गया। इस दौरान इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक अग्रेसिव कैंपेन चलाई, उन पर करप्शन के इल्जाम लगाए और गो नवाज गो का नारा आम कर दिया। ये प्रोटेस्ट एक तरफ पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए एक जुनून बना, मगर दूसरी तरफ ये सवाल भी उठने लगे कि क्या इमरान खान सिर्फ एक ऑपोजिशन लीडर है जो सिर्फ इल्जामात लगाने में माहिर है, या वाकई उनके पास कोई प्रैक्टिकल रोड मैप है मुल्क चलाने के लिए। धरना मूवमेंट ने पीटीआई की पॉलिटिक्स को और भी एग्रेसिव बना दिया। ये वो दौर था जब इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट का इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता नजर आया। बहुत से एनालिस्ट का कहना था कि इमरान खान को कुछ पावरफुल इंस्टीट्यूशन की तरफ से बैकिंग मिल रही थी ताकि पीएमएलएन और पीपीपी जैसे पुराने पॉलिटिशियंस को साइड पर किया जाए। ये डिबेट आज तक चल रही है कि इमरान खान क्या वाकई एक एस्टैब्लिशमेंट का कैंडिडेट था या सिर्फ उनका नैरेटिव इतना पावरफुल था कि लोग खुद ही उनकी तरफ आ गए। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इमरान खान और पीटीआई इस दफा सिर्फ ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं बल्कि हुकूमत बनाने के लिए फुल फोर्स के साथ इलेक्शन में गई। उनका एक ही मिशन था, करप्ट पॉलिटिशियंस को निकालना और पाकिस्तान को एक नए दौर में दाखिल करना। 22 साल की स्ट्रगल, जलसे, धरने और तब्दीली का जो नारा पीटीआई ने दिया था, अब वो असल इम्तिहान देने का वक्त था। मगर ये इलेक्शन इतना सीधा और ट्रांसपेरेंट नहीं था जितना कि पीटीआई के सपोर्टर्स समझ रहे थे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीटीआई ने पूरी तरह नैरेटिव कंट्रोल किया। नवाज शरीफ और पीएमएलएन पनामा पेपर्स केस के बाद ऑलरेडी वीक हो चुके थे। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था और वो जेल जा चुके थे। पीपीपी भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ लूज कर रही थी। इस वक्त सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट विजन के साथ सामने आई थी और वो पीटीआई थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पीटीआई के हक में था। यूथ
इमरान खान के साथ थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक साइलेंट सपोर्ट भी मिल रही थी जो हर किसी को नजर आ रही थी। ऑपोजिशन पार्टीज खास तौर पर PMLN ये इल्जाम लगाती रही कि इलेक्शन से पहले ही उनके कैंडिडेट्स को दबाया जा रहा है। उनका कहना था कि मिलिट्री और जुडिशरी PTI के लिए रास्ता साफ कर रही है। बहुत से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स या तो इलेक्शन लड़ने से पहले ही केसेस का सामना कर रहे थे या उन्हें प्रेशर दिया जा रहा था कि वो PTI को ज्वाइन करे। ये वो इल्जाम थे जो इमरान खान और PTI रिजेक्ट कर रही थी, मगर बहुत से न्यूट्रल एनालिस्ट ये मान रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल PTI की विक्ट्री में था। जब इलेक्शंस रिजल्ट आए तो PTI ने 116 नेशनल असेंबली की सीट्स जीत ली थी। ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, मगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और छोटी पार्टीज को मिलाकर इमरान खान ने हुकूमत बना ली। ये वो मोमेंट था जब उनकी 22 साल की स्ट्रगल का रिजल्ट सामने आया। 17 अगस्त 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के 22nd प्राइम मिनिस्टर बने। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था क्योंकि ये पहली दफा था जब एक क्रिकेट लेजेंड और एक नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन पावर में आया। अपनी विक्ट्री स्पीच में इमरान खान ने एक बहुत पैशनेट और इमोशनल बात की। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाकर दिखाएंगे जहां सबके लिए इंसाफ होगा, जहां अमीर और गरीब के लिए एक जैसा कानून होगा, जहां करप्शन खत्म होगी और जहां मुल्क सेल्फ सफिशिएंट बनेगा। उन्होंने PM हाउस में ना रहने का वादा किया, प्रोटोकॉल कम करने का इरादा किया और मुल्क को मदीना की रियासत जैसा बनाने का वादा दिया। ये सब चीजें सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी और उनके सपोर्टर्स के लिए एक नए दौर का आगाज था। लेकिन असल सवाल ये है कि जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो क्या वो वाकई सब कुछ कर सके जो उन्होंने वादा किया था? क्या PTI की हुकूमत वाकई करप्शन खत्म करने में कामयाब रही? क्या वो मदीना की रियासत का मॉडल फॉलो कर सके या हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ निकली? जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो उन्हें एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। पिछली हुकूमत के लोन्स, बजट डेफिसिट्स और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ने मुल्क की इकोनॉमी को कमजोर कर दिया था। इमरान खान ने सबसे पहला काम ये किया था कि वो IMF के पास नहीं गए, बल्कि सऊदी अरेबिया, चाइना और UAE से फाइनेंशियल एड लेने की कोशिश की। इन कंट्रीज ने पाकिस्तान को टेम्पररी रिलीफ तो दिया, मगर ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। आखिर में PTI को भी वही काम करना पड़ा जो पहले हुकूमतें करती रही थी, IMF से बेल आउट पैकेज लेना। PTI की इकोनॉमिक पॉलिसीज इनिशियल स्टेजेस में ही क्रिटिसाइज होने लगी। डॉलर की कीमत बढ़ गई, जिस वजह से महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। पेट्रोल, बिजली, गैस और आटा की कीमतें आसमान को छूने लगी। मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो PTI के सबसे बड़े सपोर्टर्स थे, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। अवाम को समझ में नहीं आया कि जो शख्स करप्शन खत्म करने और मुल्क को तरक्की देने आया था, उसके ही दौर में इकोनॉमी और ज्यादा अनस्टेबल क्यों हो गई। इमरान खान की हुकूमत ने कुछ बेहतरीन इनिशिएटिव्स भी लिए। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट एक एनवायरमेंटल सक्सेस बना और दुनिया भर ने इस इनिशिएटिव को सराहा। एहसास प्रोग्राम को भी एक अच्छी वेलफेयर पॉलिसी माना गया जो गरीब तबके के लिए बेनिफिशियल था। हेल्थ कार्ड स्कीम एक इनोवेटिव स्टेप था जिसे आम लोगों को फ्री हेल्थ केयर मिलनी शुरू हुई। लेकिन इन सब इनिशिएटिव्स के बावजूद असल मसला इकोनॉमी और गवर्नेंस का था, जिसमें PTI अपने वादों के मुताबिक काम नहीं कर सकी। हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस था। इमरान खान ने अपनी टीम बनाने और उसे चलाने में बहुत मुश्किलें फेस की। PTI की सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि वो एक नई पार्टी थी जिसमें सीजन पॉलिटिशियंस बहुत कम थे। PMLN और PPP के कंपैरिजन में PTI के पास ऐसे लोग नहीं थे जो गवर्नेंस का तजुर्बा रखते हो। इस वजह से PTI की इंटरनल मैनेजमेंट वीक रही थी। मिनिस्टर्स बार बार बदले गए, पॉलिसीज क्लियर नहीं थी और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका। एक और बड़ा इशू इमरान खान के लिए अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री एलाइज के साथ रिश्ते संभालने था। पहले ही दिन से उनका नैरेटिव था कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से प्रेशर नहीं लेंगे, मगर असल सियासत सिर्फ इमोशन के साथ नहीं चलती। एस्टैब्लिशमेंट ने इनिशियली इमरान खान को सपोर्ट किया था, मगर धीरे धीरे डिफरेंसेस बढ़ने लगे। जुडिशरी और मीडिया के साथ भी टेंशन्स बढ़ने लगी। पहले जो मीडिया PTI को सपोर्ट करती थी, धीरे धीरे उनका टोन क्रिटिकल हो गया था। जर्नलिस्ट्स और ऑपोजिशन के लोग कहते थे कि हुकूमत मीडिया को सप्रेस कर रही है। ये वो बातें थी जो इमरान खान के फ्रीडम ऑफ स्पीच के नैरेटिव के मुखालिफ जा रही थी। इमरान खान का एक बड़ा चैलेंज उनके अपने पार्टी मेंबर्स का डिसिप्लिन
डिसिप्लिन था। पीटीआई एक यूथ बेस्ड मूवमेंट थी जिसमें बहुत से नए लोग आए थे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का तजुर्बा नहीं रखते थे। ये इनएक्सपीरियंस लोग गवर्नेंस चलाने में बहुत सी गलतियां कर रहे थे। पीटीआई के अंदर भी पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। कई लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि इमरान खान कुछ क्लोज एड्स जैसे उस्मान बुज़दार और फरहा गोगी पर ज्यादा डिपेंड करते थे, जो उनकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहा था। एक और कंट्रोवर्सी जो पीटीआई की हुकूमत में सामने आई थी वो तोशाखाना केस और फरहा गोगी का रोल था। इमरान खान का तोशाखाना गिफ्ट बेचने का स्कैंडल सामने आया जिसपे उन पर इल्जाम लगा कि वो महंगी घड़ियां और गिफ्ट बेचकर पैसा बनाया। ये इल्जामात अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन गया और उन्होंने इमरान खान की ईमानदारी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा फरहा गोगी जिसे पीटीआई के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस हासिल था, उस पर भी करप्शन के इल्जामात लगने लगे। हुकूमत चलाने में पीटीआई का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस बना। अपोजिशन ने पीटीआई का यही वीक पॉइंट पकड़ा और अवाम भी धीरे धीरे नाराज होने लगी। जो मिडिल क्लास पीटीआई की बैकबोन थी वो भी महंगाई से तंग आने लगी। जब लोग किचन आइटम्स, बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमत देखते थे तो उन्हें तब्दीली का नारा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन लगने लगा। जो लोग करप्शन खत्म करने के वादे को सुनकर पीटीआई के सपोर्टर्स बने थे, उनको लगा कि सिस्टम वैसा का वैसा ही चल रहा है। हुकूमत का गिरना इस वक्त सिर्फ वक्त की बात थी। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और ऑपोजिशन पार्टीज ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। नो कॉन्फिडेंस मोशन का गेम शुरू हो गया और पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग नाराज हो गए। ये सब चीजें एक सिग्नल थी कि पीटीआई की हुकूमत अब मुश्किल में है। इमरान खान के सपोर्टर्स इस वक्त भी उनको एक हीरो की तरह देख रहे थे, मगर असल सियासत सिर्फ इमोशंस में नहीं चलती। जब इमरान खान ने सियासत में कदम रखा तो उनका सबसे बड़ा नारा करप्शन के खिलाफ था। वो बार बार ये कहते थे कि पाकिस्तान की तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ करप्शन है और जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लोगों ने उन पर यकीन किया क्योंकि वो एक ऐसे लीडर लगते थे जो ईमानदारी का दर्स देते थे और दूसरे सियासतदानों को चोर और डाकू कहकर उन पर तनकीद करते थे। लेकिन जब वो पावर में आए तो धीरे धीरे पीटीआई और इमरान खान पर भी करप्शन के इल्जामात लगने लगे। जो लोग पहले पीएमएलएन और पीपीपी के करप्शन के अगेंस्ट थे, उनको ये देखकर हैरानी हुई कि पीटीआई भी वही सब कुछ कर रही है जो पुरानी पार्टीज कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान वाकई करप्ट है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल साजिश है। तोशाखाना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फॉरेन गिफ्ट देने का रिकॉर्ड रखती है। जब कोई लीडर मुल्क से बाहर जाता है तो उसको महंगी घड़ियां, ज्वेलरी और दूसरे कीमती गिफ्ट दिए जाते हैं जो असल में मुल्क की प्रॉपर्टी होती हैं। लॉ ये कहता है कि ये गिफ्ट्स या तो तोशाखाना को वापस दिए जाएं या उनको सर्टेन अमाउंट देकर रखा जाए। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने तोशाखाना से कीमती गिफ्ट्स कम प्राइस पर खरीद ली और फिर उनको महंगी प्राइस पर मार्केट में बेच दिया। इन गिफ्ट्स में एक बहुत महंगी ग्राफ की रिस्ट वॉच भी शामिल थी जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को दी थी। डॉक्यूमेंट के मुताबिक पीटीआई हुकूमत ने तोशाखाना से गिफ्ट सिर्फ 20% पेमेंट पर खरीदने का रूल चेंज करके 50% पेमेंट का रूल बना दिया। जब ये स्कैंडल सामने आया तो अपोजिशन ने कहा कि इमरान खान जो दूसरे सियासतदानों को चोर कहते थे वो खुद भी मुल्क का माल बेच रहे हैं। इमरान खान का ये कहना था कि ये गिफ्ट्स उनकी प्रॉपर्टी बन गई थी और उनको बेचने का हक था। लेकिन लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वो ईमानदारी का दर्ज देते हैं तो फिर इन चीजों का कॉमर्स क्यों किया। अल कादर ट्रस्ट केस इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ा करप्शन का केस बना। ये केस असल में एक डील का हिस्सा था जो इमरान खान की गवर्नमेंट और एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज के दरमियान हुई थी। मामला ये था कि यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज के अकाउंट से 190 मिलियन पाउंड्स जो लगभग 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं पाकिस्तान को वापस भेजने का फैसला किया। ये पैसा असल में मलिक रियाज का था जो इल्लीगली ट्रांसफर हुआ था और यूके गवर्नमेंट ने उसे फ्रीज कर दिया था। मसला ये था कि ये पैसा
पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नेशनल फंड में आना चाहिए था, मगर इल्जामात ये लगे कि ये पैसा मलिक रियाज को वापस दे दिया गया है और बदले में मलिक रियाज ने अल कादिर ट्रस्ट के नाम पर पीटीआई और इमरान खान को फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए हैं। अल कादिर ट्रस्ट असल में एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था जो इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी चला रही थी। इल्जाम ये लगा कि ये ट्रस्ट सिर्फ एक कवर अप था और असल में ये पैसा एक डील का हिस्सा था जो इल्लीगली की गई। ये केस एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया क्योंकि ये करप्शन का एक क्लियर एग्जाम्पल था कि कैसे एक बिजनेस टाइकून ने गवर्नमेंट के साथ डील करके अपना पैसा वापस ले लिया और बदले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फंड किया। जब ये केस सामने आया तो पीटीआई ने कहा कि ये सब झूठ है और इमरान खान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बुशरा बीबी और उनके करीबी लोगों के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इमरान खान की करप्शन की कंट्रोवर्सी सिर्फ उन तक महदूद नहीं रही, बल्कि उनके करीबी लोग भी इस चीज में शामिल नजर आए। उनमें से सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला नाम फरहा गोगी का था। फरहा गोगी असल में बुशरा बीबी की बहुत करीबी दोस्त है और इल्जामात ये लगे कि उसने पीटीआई की हुकूमत के दौरान इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांसफर्स में पैसा कमाया। जब पंजाब में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ऑफिशियल्स की ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स होती थी तो इल्जाम ये लगा कि फरहा गोगी पैसे लेकर लोगों को डिजायर्ड पोजीशंस दिलवाती थी। यानी अगर किसी ऑफिसर को बेहतरीन जगह पर पोस्टिंग चाहिए तो उसे फरहा गोगी के थ्रू पैसा देकर ये काम करवाना पड़ता। ये स्कैंडल एक और एग्जाम्पल बना के कैसे पीटीआई की हुकूमत में भी करप्शन चल रही थी, जो सिर्फ नाम की तब्दीली का नारा लगा रहे थे। इमरान खान की बहन अलीमा खान के अगेंस्ट भी इल्जामात लगे कि उन्होंने इलीगली फॉरेन प्रॉपर्टीज खरीदी हैं जो डिक्लेयर नहीं की गई। ऑपोजिशन ने कहा कि अगर नवाज शरीफ या जरदारी से ये सवाल किया जाता है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज का पैसा कहां से लाया, तो फिर इमरान खान और उनकी फैमिली से भी ये सवाल होने चाहिए। अलीमा खान ने कुछ प्रॉपर्टीज एक्नॉलेज की, मगर उनका कहना था कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी टेक्सटाइल बिजनेस से खरीदा था। ये सब स्कैंडल्स एक तरफ, मगर सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ वाकई एक करप्शन थी या सिर्फ पॉलिटिकल इल्जामात। इमरान खान के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सब केसेस सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो एस्टैब्लिशमेंट और ऑपोजिशन ने मिलकर बनाया है, लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर इमरान खान सच में ईमानदार थे तो ये स्कैंडल्स सामने क्यों आए। तोशाखाना केस, अल कादिर ट्रस्ट और फरहा गोगी के मामलात सिर्फ पॉलिटिकल केसेस नहीं लगते, बल्कि ये एक पैटर्न दिखता है कि पीटीआई की हुकूमत भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रही है। इमरान खान के ओपोनेंट्स ये भी कहते हैं कि अगर वो वाकई तब्दीली लाना चाहते थे तो उन्होंने ये सब केसेस क्लियर क्यों नहीं किए। क्यों नहीं उन्होंने फरहा गोगी और मलिक रियाज के साथ अपना ताल्लुक क्लियर किया। क्यों नहीं उन्होंने अपने एसेट्स और उनकी सोर्सेज ओपन कर दी। ये वो सवालात हैं जो उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट यानी मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आती है उसका सीधा या गहरा सपोर्ट या ऑपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ा होता है। जब इमरान खान पावर में आए तो ये खुला राज था कि उनकी जीत में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। ऑपोजिशन बार बार कहती थी कि 2018 का इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया और पीटीआई को आर्टिफिशियली जीत दिलाई गई। ये एक्यूजेशंस तब और मजबूत हो गए जब पीटीआई की हुकूमत के दौरान एस्टैब्लिशमेंट का सीनियर ऑफिसर उनको ओपनली सपोर्ट करते नजर आए, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चला। 2021 तक इमरान खान और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान टेंशन्स बढ़नी शुरू हो गई। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट पर सामने आया जब पाकिस्तान आर्मी ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाकर एक नया ऑफिसर अपॉइंट करने का फैसला किया, तो इमरान खान ने इस फैसले को चैलेंज किया। ये पाकिस्तान की सियासत में एक अनयूजुअल चीज थी क्योंकि अक्सर सिविल गवर्नमेंट आर्मी की प्रमोशंस और अपॉइंटमेंट्स में इंटरफेयर नहीं करते थे। इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दूरियां बढ़ गई। आर्मी को महसूस होने लगा कि इमरान खान उनका ट्रस्ट लूज कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी का ऐलान कर दिया। इमरान खान के सपोर्टर्स कहते हैं कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस लेना शुरू कर दिया तब पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। इमरान खान की हुकूमत सिर्फ पीटीआई की मेजॉरिटी की वजह से नहीं बनी थी, बल्कि कुछ छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट मेंबर्स का भी इसमें रोल था। जहांगीर तरीन, जो पीटीआई के सबसे पावरफुल बिजनेस टाइकून और इमरान खान के करीबी दोस्त थे, उन्होंने इलेक्शन के बाद
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को पीटीआई के साथ मिलाकर हुकूमत बनाई थी। लेकिन जैसे ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका और जहांगीर तरीन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। शुगर स्कैंडल के केस में एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके बिजनेस एम्पायर के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। जहांगीर तरीन ने महसूस किया कि इमरान खान उनका साथ नहीं दे रहे, इस वजह से उनका ग्रुप पीटीआई से दूर चला गया। इसी तरह एमक्यूएम, पीएमएलक्यू और बलोचिस्तान अवामी पार्टी जैसी छोटी पार्टीज जो पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत चला रही थी, उनका भी पीटीआई से ट्रस्ट उठ गया। ये पार्टीज पीटीआई के साथ सिर्फ तब तक थी जब तक उनको पावर और बेनिफिट्स मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि पीटीआई का फ्यूचर वीक हो रहा है, उन्होंने अपनी लॉयल्टी बदल दी। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक आम तरीका है। जो पार्टी वीक होती है उसको छोड़ने वाले सबसे पहले उसके अलाइज होते हैं। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पहले ही क्रिटिकल थी, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट में महंगाई भरने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने आम आदमी की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। डॉलर रेट आसमान पर चला गया, पेट्रोल और बिजली के रेट्स रिकॉर्ड हाई हो गए, रोटी, आटा, चीनी और घी की प्राइसेस बढ़ती गईं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस वीक हो गया। ये सब चीजें इमरान खान के लिए बहुत डैमेजिंग साबित हुई। अवाम जो पहले उनका साथ दे रही थी, उन्होंने महसूस किया कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता जा रहा है। जब इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ती है तो अवाम किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, और ये इमरान खान के साथ भी हुआ। मार्च 2022 में ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है जिसमें अगर एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पार्लियामेंट में मेजोरिटी मेंबर्स वोट कर दें तो उसको ऑफिस से हटा दिया जाता है। पहले ये सिर्फ एक सियासी चाल लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे पीटीआई के अंदर से भी मेंबर्स ऑपोजिशन के साथ मिल गए। सिंध हाउस वीडियो स्कैंडल सामने आया जिसमें पीटीआई के कुछ एमएनएस को ऑपोजिशन के साथ डील करते देखा गया। पीटीआई के कुछ मेंबर्स ने ओपनली ऑपोजिशन के साथ देना शुरू कर दिया। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के दिन वोट हुआ तो इमरान खान अपनी मेजोरिटी खो चुके थे और उनको पीएम ऑफिस से हटना पड़ा। ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। वो पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले पीएम बने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाए गए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बैटल नहीं थी, ये इमरान खान के नैरेटिव का एक बड़ा डिफीट था। जब इमरान खान की हुकूमत हटी तो उन्होंने फौरन ये नैरेटिव देना शुरू किया कि उनको एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के जरिए हटाया गया है। उनका कहना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस की है और ऑपोजिशन के जरिए उनकी हुकूमत को गिराया। उन्होंने एक साइफर डॉक्यूमेंट का जिक्र किया जो एलिजिडली यूएस से आया था, जिसमें लिखा था कि अगर इमरान खान को नहीं हटाया गया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन जब ये केस डिटेल में देखा गया तो ये एक वीक नैरेटिव लगा, क्योंकि आर्मी ने खुद कह दिया कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। जुडिशरी ने भी कोई एविडेंस नहीं दिया जो इस नैरेटिव को सपोर्ट करे। पीटीआई के अंदर भी कुछ लोगों ने माना कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जो लोगों का ट्रस्ट वापस लेने के लिए बनाई गई है। ये इमरान खान की एक आखिरी कोशिश थी अपने सपोर्टर्स को कन्विंस करने की कि उनको अनफेयरली निकाला गया है, लेकिन असल वजह ये थी कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के डिसीजंस खुद खराब किए जो उनकी हुकूमत गिरने का सबब बनी। इमरान खान की पॉलिटिकल जर्नी बहुत ही कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स रही है। उन्होंने पाकिस्तान में रिफॉर्म्स और तब्दीली का वादा किया, लेकिन उनके टेन्योर के दौरान कई स्कैंडल्स और करप्शन के इल्जाम भी सामने आ गए। आज उनका नाम पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मगर उनकी इमेज अब तक बहुत डिवाइडेड है। क्या इमरान खान वाकई एक हीरो है जो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था, या एक करप्ट लीडर जिन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर को अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल किया? इमरान खान को 2023 में जेल टर्म मिल गया। उन पर तोशाखाना केस में करप्शन का इल्जाम था और कोर्ट ने उनको 14 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उनके ऊपर टेररिज्म और इंसाइटमेंट टू वायलेंस के केसेस भी चल रहे हैं। इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी और उनके कुछ क्लोज एसोसिएट्स भी करप्शन के इल्जाम में शामिल हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स उन्हें पॉलिटिकल विक्टिम समझते हैं, जबकि उनके क्रिटिक्स उनको करप्ट और फेलियर लीडर मान रहे हैं। उनका फ्यूचर अब भी अनक्लियर है। अगर वो अपने लीगल बैटल्स जीत पाए तो उनका पॉलिटिकल रिटर्न मुमकिन है, लेकिन अगर उनको और सजा मिलती है तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। उनके लॉयल सपोर्टर्स उन्हें अब भी हीरो समझते हैं, लेकिन ऑपोजिशन उन्हें एक करप्ट लीडर के रूप में देख रहा है। इन सब के बावजूद इमरान खान का नाम पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उनके केस का आउटकम पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को काफी हद तक शेप देगा।